I am Shailesh and welcome to the Milestone channel. Today we are going to study the second lesson of class 9 CBSE English book Beehive. The chapter name is The Sound of Music. We are going to study the chapter in two parts. The first part will tell us about one of the most renowned percussionist, Evelyn Glennie. Actually, she listens to sound without hearing it. Actually इसमें कहता क्या है कि उसके जो सुनने की शक्ति थी वो बचपन में ही समाप्त हो गई थी, धीरे धीरे ग्रेजुअली समाप्त हो गई थी, खत्म हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी वो म्यूजिक को सुनती थी बिना इसे सुने हुए। म्यूजिक को बिना सुने हुए कैसे सुनती थी? एक्चुअली शी फेल्ट म्यूजिक फ्रॉम द हार्ट, फ्रॉम द एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी, है ना। तो बॉडी के एक एक पार्ट से वो म्यूजिक को फील किया करती थी। कहता है हम इसमें पढ़ेंगे कि कैसे एक बच्चे का एक जो उसकी जो श्रवण शक्ति है वो खो जाने के बाद भी उस क्षेत्र में वो अपना कितना बड़ा नाम करती है, वो एक बड़ी पहचान बनती है और लाखों करोड़ों लोगों के लिए वो एक बड़ी प्रेरणा का स्रोत बनती है। हम उसी लड़की के बारे में यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। कहता है गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, ईश्वर ने शायद उससे उसकी सुनने की शक्ति छीन ली हो, लेकिन उसके बावजूद भी उसे कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिया है। क्या दिया है कि वॉट वी हियर सी फील्स, जो हम लोग सुनते हैं वो उसे फील करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम सब में से शायद कहीं ज़्यादा गहराई के साथ वो उसको सुन पाती है, समझ पाती है और वो फील कर पाती है, जिसको हम लोग के पास सुनने की क्षमता या शक्ति होने के बावजूद भी हम नहीं कर पाते, वो एवलिन ग्लेनी कर पाती है बिना अपने सुनने की क्षमता हुए। दिस इज वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, और यही कारण है कि वो म्यूजिक को इतनी सुंदरता पूर्वक वो एक्सप्रेस कर पाती है। कहता है ये जो फॉलोइंग नीचे जो हमारा दिया हुआ पूरा विस्तृत जानकारी है एक ऐसी पर्सन के बारे में जो फिजिकल डिसेबिलिटी से लड़ती है, यानी शारीरिक अपंगता से वो लड़ती है। शरीर का एक हिस्सा यानी उसका जो मेनली कान था वो काम नहीं करता था, तो उससे वो फिर भी लड़ करके अपने लाइफ को एक सक्सेस स्टोरी बनाती है, यानी उसका लाइफ जो है एक सक्सेस होता है और बहुत सारे लोगों के लिए वो प्रेरणा का स्रोत होता है। रस आवर क्राउड्स, कहता है कि ये जो है रस आवर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म, ये एक अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म का सीन है जहाँ पर लोग जो है सो अपने स्थान को लेने के लिए एक दूसरे को तेज़ी से धक्का दे रहे हैं। चूँकि इतनी ज़्यादा क्राउड है वहाँ पर, भीड़ भाड़ है, तो उसमें लोग अपने स्थान को बनाने के लिए एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं। एक स्लाइट गर्ल का मतलब क्या? स्मॉल एंड थीन, यानी एक दुबली पतली और छोटी सी लड़की, लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स, वो अपने 17 साल की उम्र से थोड़ी और छोटी लग रही थी। वॉज नर्वस येट, और जो कि अभी भी बहुत ही नर्वस थी। क्यों नर्वस थी? बिकॉज सी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, वो थोड़ी सी नर्वस थी क्योंकि वो जो है सो फील कर पा रही थी, हालांकि उसको सुनाई तो नहीं दे रहा था बल्कि वो फील कर पा रही थी। किस चीज़ को फील कर पा रही थी? जो अप्रोचिंग ट्रेन थी उसकी वाइब्रेशंस को, उसके वाइब्रेशन आप समझ सकते हैं, कंपन, या फिर उसके जो चलने के कारण जो कंपन पैदा होता है आसपास में, उस चीज़ को वो आती हुई ट्रेन के कंपन को यानी वाइब्रेशन को वो फील कर पा रही थी। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंडन एंड वॉज डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रॉम ए स्कॉटिश फार्म। कहता है कि ये उसका पहला दिन था एक बहुत ही प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में, यानी एक बहुत ही सम्मानजनक एक रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक था लंदन में। वहाँ पर इस बच्ची का आज पहला दिन था और इतना ही काफ़ी था। जब आप किसी बड़े स्कूल में या बड़े कॉलेज में बड़े जगहों पे जा रहे होते हैं तो थोड़ा सा आप नर्वस फील करते हैं, थोड़ा सा आप एक प्रकार से आप डर से जाते हैं, मतलब थोड़ा सा आप परेशान नहीं कह सकते, यहाँ पर आप कंफ्यूज्ड भी नहीं कहना चाहिए, यहाँ आप ये कह सकते हो कि थोड़ा सा आप डरे हुए फील करते हो, थोड़ा सा आप क्या होगा नहीं होगा, कैसे चल पाएंगे, पता नहीं क्या हो जाएगा, तो इस तरीके की चीज़ें मन में आपको आती रहती हैं। तो वही कहता है कि उसका जो रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूज़िक है लंदन में, वहाँ पर उसका आज पहला दिन था और यही उस छोटी सी बच्ची के लिए, एक टीनेजर के लिए जो कि स्कॉटिश फार्म यानी कि स्कॉटलैंड की गांव और देहाती इलाकों से आती थी, उस बच्ची के लिए इतना ही काफ़ी था उसको भयभीत कर देने के लिए। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन
faced a bigger challenge than most. She was probably profoundly deaf. एस्पायरिंग म्यूजिशियन क्या होता है? देखो, एस्पायरेंट कहते हैं जो कोई चीज़ को सीखता है, किसी काम को, जैसे कि आप यूपीएससी करने की तैयारी में हो तो आप यूपीएससी एस्पायरेंट कहलाते हो, एसएससी करने की तैयारी में हो तो एसएससी एस्पायरेंट कहलाते हो। तो ये जो म्यूजिशियन है, तो एक सीखने वाली जो म्यूजिशियन है, इस छोटी सी बच्ची के सामने जो है सो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जितना कि लोगों के सामने होता है। अन्य लोगों की अपेक्षा इसके सामने का चैलेंज बहुत बड़ा था। एक्चुअली वो पूरी तरह से डीफ थी, वो पूरी तरह से बहरी थी, उसे सुनाई नहीं देता था। एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। ऐसा नहीं था कि एवलिन ग्लेनी ने अचानक ही अपना सुनने की जो शक्ति थी वो खो दी थी, बल्कि जो उसका सुनने की शक्ति जो थी उसकी गायब हुई थी, वो धीरे धीरे गायब हुई थी। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग When the 8-year-old Evelyn was waiting to play the piano, उसकी माँ को शायद याद आता है कि कुछ चीज़ें उस समय गड़बड़ हुई थी जब वो 8 ईयर्स की थी और एवलिन को पियानो बजाने के लिए उसका इंतज़ार किया जा रहा था। और वो लोग कौन है? शायद उसके स्कूल का कोई कंसर्ट वगैरह का जो टीम वगैरह होगा, वो कोई होगा, या जो लोग उनका नाम बुला रहे थे उनको, एवलिन को, कि भाई आओ जरा, तुम्हें पियानो बजाना है। तो एवलिन को पियानो बजाने के लिए वो लोग कॉल कर रहे थे, उसका नाम पुकार रहे थे, लेकिन वो हिली नहीं। ये किसी स्कूल वगैरह का फंक्शन का सीन हो सकता है, यहाँ पे उतना क्लियर नहीं किया, मेरे विचार से वही होगा। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हर्ड। मुझे अचानक से ये एहसास हुआ कि शायद एवलिन ग्लेनी ने सुना ही नहीं। उसकी माँ कहती है, इसाबेल ग्लेनी कहती है कि उसको जब 8 ईयर्स की थी तो उसको कोई एक प्रोग्राम चल रहा था, उसमें उसको बुलाया जा रहा था, वो सुन ही नहीं, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि किसको बुलाया जा रहा है। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। और कुछ दिनों तक, अब होता है ना कि हम लोगों में अगर कोई एक वीकनेस हो या कोई चीज़ें अगर हो तो हम लोग अपनी कमी को या प्रॉब्लम्स को छिपाने की भी कोशिश करते हैं अपने फ्रेंड से, फैमिली से या फिर टीचर्स से। तो यही एवलिन ग्लेनी भी कर रही है कि वो किसी प्रकार से अपनी जो ग्रोइंग डिफनेस थी, उसकी जो बढ़ती हुई बहरापन जो था, उसकी जो ना सुनने की जो प्रॉब्लम थी, जो बढ़ रही थी, उसको किसी प्रकार से वो अपने फ्रेंड्स और टीचर से छिपा देती है कुछ दिनों तक। बट बाय द टाइम, लेकिन समय के साथ, शी वॉज 11, और समय के साथ जब वो 11 साल की हो गई, तो हर मार्क्स हैड deteriorated and her headmistress urged her parents to take her to a physician। तो यहाँ पर वही कहता है कि स्पेशलिस्ट कहता है कि लेकिन जब वो कितने साल की थी, 11 साल की हो गई, तो उसका मार्क्स बहुत ही कम आने लगा सब्जेक्ट्स में। तो उसके पेरेंट्स को, उसके टीचर ने, हेडमिस्ट्रेस ने उसको रिक्वेस्ट किया कि आप इसे किसी एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाएं ताकि वहाँ पे इसका प्रॉपर इलाज हो सके और ये चीज़ जो है सो, इसकी ये जो समस्या है वो ठीक हो सके, है ना। तो आगे क्या हुआ कि उसे एक स्पेशलिस्ट के पास ले जाया गया। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हियरिंग वॉज सीवियरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। एक्चुअली क्या होता है कि उसकी जो सुनने की शक्ति थी, ये धीरे धीरे गायब हुई थी, और ये कम्प्लीटली नर्व के डैमेज होने के कारण, कुछ एक नर्व होगा उसके डैमेज हो जाने के कारण ये चीज़ें धीरे धीरे हो गई थी। और उन लोगों को एडवाइस दिया गया कि सी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंट टू स्कूल फॉर द डीफ। अब उसे जो है सो एडवाइस दिया गया फिजिशियन स्पेशलिस्ट के द्वारा कि आप इसे जो डीफ लोगों को, बहरे लोगों को जो लगाई जाती है ना, सुनने वाला जो मशीन होता है, उसको लगा करके इसको आप जरा बहरों के स्कूल में भेज दीजिए जहाँ पर डीफ बच्चे ही पढ़ते हो। स्कूल फॉर द डीफ, यानी स्कूल जो बहरे बच्चों के लिए, वहीं पर आप इसको भेजें। तो एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक। एवलिन ग्लेनी कहती है कि अचानक से सब कुछ काला पड़ गया, यानी जो मेरा जो होप्स था, वो मेरा लाइफ जिसमें एक ब्राइटनेस था, वो सब कुछ खत्म हो गया। एकाएक सा लगा कि पूरी तरह से मेरा जीवन अंधकारमय हो गया है, ऐसा एवलिन ग्लेनी कहती है। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन हार नहीं मानने वाली थी। गिव अप का मतलब होता है हार मानना, गिव अप का मतलब होता है हार मानना, ठीक है। तो एवलिन ग्लेनी जो थी वो हार नहीं मानने वाली थी। सी वॉज डिटरमाइंड टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। वो अपने नॉर्मल लाइफ को लीड करने जा रही थी और अपना जो म्यूजिक में जो उसका इंटरेस्ट था उसको भी वो जारी रखने जा रही थी, और इसके लिए वो बिल्कुल डिटरमाइंड थी।
वो सोच रही थी कि मैं बिल्कुल, वो इस बात में उसका दृढ़ विश्वास था, संकल्प था कि मैं अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उसको मैं लीड करूंगी, उसको आगे बढ़ाऊंगी, और मेरा जो इंटरेस्ट है म्यूजिक में उसको भी मैं जारी रखूंगी। एक दिन सी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग अ जाइलोफोन एंड डिसाइडेड दैट सी वांटेड टू प्ले इट टू। एक दिन उसने एक लड़की को सुना जाइलोफोन बजाते हुए, और उसको भी इच्छा हुई कि वह भी जाइलोफोन को बजाएगी। ज़्यादातर टीचर्स ने उसे डिस्करेज किया, बट बट परक्यूशनिस्ट रोन फॉब्स, ये याद रखिएगा, स्पॉटेड हर पोटेंशियल। लेकिन एक बहुत ही फेमस परक्यूशनिस्ट थे। परक्यूशनिस्ट क्या होता है, तो हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। परक्यूशनिस्ट क्या होता है कि एक ऐसा पर्सन जो कि तबला या ड्रम या फिर ऐसी चीज़ों को बजाता है जो कि हाथ की मदद से बजाया जाता है। तो कहता है कि ज़्यादातर टीचर्स ने तो उसे डिस्करेज किया, लेकिन एक टीचर थे, एक उसके परक्यूशनिस्ट जो उसको सिखाते थे, उसने उसके पोटेंशियल को, यानी उसके क्षमता को उसने पहचाना, और ही बिगेन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। कहता है कि उन्होंने दो अलग अलग ड्रम्स को वहाँ पर बजाना शुरू किया ताकि वो दो अलग अलग नोट्स को सुना सकें उसको, है ना। तो उस डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, वो इसे कहते थे, वो रॉन फॉब्स साहब इससे कहते थे कि अपने कानों के माध्यम से मत सुनने की कोशिश करो। ट्राई टू सेंस इट। सेंस का मतलब इसे फील करने की कोशिश करो, सेंस करो, इसको महसूस करने की कोशिश करो। सम अदर वे, कुछ और तरीकों में, कुछ और तरीके से इसको फील करने की कोशिश करो। एवलिन को ऐसा कहा जाता है। सडनली आई रियलाइज्ड आई कुड फील द हायर ड्रम फ्रॉम द वेस्ट अप एंड लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन। यहाँ पर दो चीज़ें हैं। एक ड्रम जो ऊंचा था, हायर ड्रम, उसको वेस्ट के ऊपर के जो बॉडी पार्ट्स थे, शरीर का त्वचा था या चिक्स थे या जो भी था शरीर का ऊपर का हिस्सा, वेस्ट से ऊपर का, उसके माध्यम से उसको वो फील कर पाती थी। कान से सुनती नहीं थी, बस जो साउंड आ रहा था उसको फील कर पा रही थी। और नीचे का शरीर का जो हिस्सा था उससे वो लोअर ड्रम के साउंड को या बीट को उसको फील कर पा रही थी। फोर्ब्स रिपीटेड द एक्सरसाइज। रोन फोर्ब्स ने इस एक्सरसाइज को बार बार रिपीट किया, है ना। और जल्दी ही एवलिन ने यह डिस्कवर किया, एवलिन को ये समझ में आ गया कि सी कुड सेंस सर्टेन नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वो समझ गई कि वो इस अलग अलग तरीके के नोट्स को, यानी अलग अलग तरीके के धुन को, अलग अलग तरीके के म्यूजिक को, साउंड को वो अलग अलग बॉडी पार्ट से फील कर सकती है ना, वो सेंस कर सकती है। तो यहाँ पर हम फिर आगे बढ़ते हैं। आई हैड लर्नड टू ओपन माई माइंड एंड बॉडी टू साउंड्स एंड वाइब्रेशंस। मैंने अपने शरीर के जो अंग थे, अपने माइंड थे, उसको मैंने खोलना शुरू कर दिया था। खोलना मैंने सीख लिया था, किसके प्रति? साउंड्स के प्रति और वाइब्रेशंस के प्रति। यानी जितने भी साउंड और वाइब्रेशंस थे उसको मैं सुन नहीं पाती थी, बल्कि उसके प्रति मेरा सेंस काम करता था। मेरा शरीर का अंग, मेरे शरीर की त्वचा, मेरा माइंड उसके प्रति काम करता था, एक्टिव हो जाता था। द रेस्ट वॉज सियर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क। और बाकी सारा बचा हुआ काम किसका था? बाकी सारा बचा हुआ काम जो था वो एक कंप्लीट डिटर्मिनेशन का था। हाँ, बाकी सारा बचा हुआ काम जो था वो कंप्लीट डिटर्मिनेशन का था और हार्डवर्क का था। और यही चीज़ के कारण जो है सो मुझे आगे बढ़ना था। तो आगे क्या कहता है? सी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स। उसने फिर उस पॉइंट से, उस समय से फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वहाँ से वो हमेशा आगे बढ़ती चली गई। सी टूर्ड द यूनाइटेड किंगडम विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा बाय द टाइम सी वॉज 16। वो जब 16 साल की थी तब वो एक यूथ ऑर्केस्ट्रा के साथ यूनाइटेड किंगडम यानी यूके तक का उसने सफ़र तय किया था। सी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूज़िक हर लाइफ। उसने तय किया था कि उसने म्यूज़िक को ही अपना जीवन बनाना है, उसको म्यूज़िक को ही चुनना है अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। She auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy। और उसने ऑडिशन दिया रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के लिए, और उसने आज तक के इतिहास में, उस म्यूजिक एकेडमी के इतिहास में आज तक का उसने सबसे हाईएस्ट मार्क्स में से एक मार्क्स उसका भी आया था। और कहता है कि सी ग्रेजुअली मूव्ड फ्रॉम ऑर्केस्ट्रल वर्क टू सोलो परफॉर्मेंसेस। ऑर्केस्ट्रल वर्क का मतलब आप जहाँ पे ग्रुप में म्यूज़िक को परफॉर्म करते हो, ग्रुप में आप म्यूज़िक बजाते हो। सोलो परफॉर्मेंस का मतलब सिंगल, केवल वनली आप अकेले ही परफॉर्मेंस देते हो, तो उसको सोलो परफॉर्मेंस कहते हैं। एट द एंड ऑफ हर 3 years
कोर्स, उसके 3 साल के कोर्स के अंत में सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स, उसने ज़्यादातर के टॉप अवार्ड्स को रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक में उसने ज़्यादातर के जो टॉप अवार्ड्स थे उसको उसने कैप्चर कर लिया था, ठीक है। एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब चीज़ों के लिए एवलिन वॉन्ट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट, एंड एवलिन कभी ये नहीं मानती है कि उसने कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट किया, कोई हीरोइक अचीवमेंट उसने कर दी, ऐसा वो कुछ नहीं समझती है। इफ़ यू वर्क हार्ड एंड नो वेयर यू आर गोइंग, और अगर तुम कठिन परिश्रम करते हो और तुम ये जानते हो कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो तुम वहाँ पर जरूर पहुँच जाओगे। यू विल गेट देयर, यानी तुम उसे पालोगे, तुम उस चीज़ को अचीव कर लोगे। एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, और वो तो बिल्कुल टॉप पर पहुँच गई। द वर्ल्ड्स मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट विद अ मास्टरी ऑफ सम 1000 इंस्ट्रूमेंट्स एंड हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल। कहता है कि ये जो लड़की थी, ये जो एवलिन ग्लेनी थी, इसने अपने हार्डवर्क के कारण ये टॉप तक पहुंच गई और दुनिया की जानी मानी सबसे मोस्ट साउट आफ्टर मल्टी परक्यूशनिस्ट का मतलब एक बहुत ही डिमांडेड, हाईली डिमांडेड मल्टी परक्यूशनिस्ट, यानी एक केवल यंत्र को नहीं बजाती थी, उससे ज़्यादा यंत्र को, कम से कम ये कहता है कि यहाँ पर बहुत सारे हजारों कुछ हजार यंत्र को के ऊपर उसकी मास्टरी हासिल थी, यानी उसको वो बहुत अच्छे से आराम से वो बजा सकती थी। और उसका हेक्टिक इंटरनेशनल शेड्यूल, यानी वो उसको विदेशों से भी बुलावा आता था, बहुत ही बिजी उसका शेड्यूल होता था, कभी इस देश में कभी उस देश में, तो हर एक जगह पे जा करके उसका जो है सो परफॉर्मेंसेस वहाँ पर होते रहते थे। इट इज़ इंट्रिग्विंग टू वॉच एवलिन फंक्शन सो एफर्टलेसली, और ये काफ़ी फैसिनेटिंग होता था, काफ़ी आकर्षक होता था, काफ़ी उत्सुकतापूर्ण होता था, इंट्रिग्विंग काफ़ी उत्सुकतापूर्ण होता था एवलिन ग्लेनी को वॉच करना, एवलिन ग्लेनी को देखना। कैसे कि वो कितनी एफर्टलेसली, कितना कोई एक्स्ट्रा मेहनत किए हुए, कितना कोई अतिरिक्त बल लगाए हुए, बिना सुने हुए कैसे वो म्यूजिक को प्ले कर पाती है, कैसे वो संगीत को बजा पाती है। इन आवर 2 आवर डिस्कशन, यहाँ पर जो आवर शब्द यूज किया गया है ये राइटर के लिए है, तो राइटर ने इसका एक इंटरव्यू लिया था, तो उसी के ऊपर ये पूरे कन्वर्सेशन को लिखती है कि हमारे 2 घंटे के लंबे डिस्कशन में सी नेवर मिस्ड अ वर्ड, उसने कोई शब्द मिस नहीं किया। मैन विथ बुशी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, सी लाफ्ड। वो कहती है कि जो मैन जो होते हैं जिनके पास बहुत घनी दाढ़ी होती है, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ होती हैं, उनसे इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो थोड़ा मजाक करते हुए हंसते हुए कहती है। और फिर आगे कहती है कि इट इज़, देखो यही एवलिन ग्लेनी की तस्वीर है, ये एवलिन ग्लेनी है जो कि कुछ इंस्ट्रूमेंट को शायद यहाँ पे बजा रही है, जाइलोफोन, है ना। देखो कितनी एफर्टलेसली, कितने कोई अतिरिक्त बल लगाए हुए, बिना कोई एक्स्ट्रा मेहनत या कोई एक्स्ट्रा एनर्जी लगाए हुए, बिल्कुल एफर्टलेसली बिना सुने हुए इसको बजा पा रही है, क्योंकि वो एवलिन ग्लेनी इसको फील कर पा रही है ना। और ये भी सोलो परफॉर्मेंस दे रही है क्योंकि स्टेज पर ये अकेले ही बजा रही है। चलिए आगे हम देख लेते हैं। इट इज, हाँ कहता है इट इज नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, केवल लिप्स को देखकर ही ऐसा नहीं है कि आप सारी चीज़ों को बोल पाओगे। इट्स द होल फेस, स्पेशली द आईज, आपको सारे पूरे चेहरे को देखना होगा, पूरे चेहरे को देखना होगा। वो कहती हैं कि फ्लॉलेसली विद अ स्कॉटिश लिल्ट, लिल्ट का मतलब होता है वे ऑफ स्पीकिंग। आप कहते हो एक्सेंट जो होता है ना, एक्सेंट का मतलब क्या होता है, एक्सेंट का मतलब होता है कि आप, जैसे हम बिहारी हैं, अगर हम इंग्लिश बोलेंगे तो हमारे बिहार का कुछ झलक, हमारे बिहार की जो है उसमें पहचान वो दिखाई पड़ जाती है। उसके लिल्ट का मतलब उस तरीके से, स्कॉटिश लिल्ट के साथ, स्कॉटिश एक्सेंट के साथ, स्कॉटिश वाली पहचान के साथ वो बिल्कुल फ्लॉलेसली कहती है कि आपको जो है सो केवल चेहरे को नहीं, बल्कि केवल होठों को नहीं पढ़ना है, बल्कि पूरे चेहरे को और खास करके आंखों पर तो विशेष नज़र होनी चाहिए। माई स्पीच इज़ क्लियर, मेरा जो स्पीच है ऐसा नहीं था कि मैं बचपन से ही या जन्म से ही गूंगी थी या बहरी थी, ऐसा कुछ नहीं था। मेरा स्पीच बहुत ही क्लियर है। क्यों? क्योंकि आई कुड हियर, मैं तो सुन सकती थी। कब तक? जब तक मैं 11 साल की थी। उसके बाद ना मेरा जो है सो बोलने का शक्ति कंप्लीट रूप से, सॉरी माफ़ कीजिएगा, मैं सुन सकती थी बिल्कुल क्लियर तरीके से, क्योंकि ये जब 11 साल तक थी तब तो यहाँ तक तो ये अच्छे से चल पाती थी। लेकिन कहता है माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड, कहता है माई स्पीच इज क्लियर बिकॉज आई कुड हियर स्टिल टिल आई वॉज 11। कहता है मैं बिल्कुल आराम से सुन पाती थी
तब तक जब तक कि मैं कहता माई स्पीच इज़ क्लियर बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11। मेरा जो स्पीच है यानी कि जो मैं बोलती हूँ वो बहुत ही क्लियर बोलती हूँ, क्योंकि मेरा जो सुनने की शक्ति थी वो तो मैं 11 साल तक सुन सकती थी और उसके तब तक मैं बोलना सीख चुकी थी कम्प्लीटली। अब उसके बाद मैंने जो है सो सुनना मेरा श्रवण शक्ति जो है वो कमज़ोर होती गई और धीरे धीरे समाप्ति हो गई, लेकिन उसके बावजूद भी मेरा स्पीच क्लियर है ना, मैं जो बोलती हूँ वो बहुत ही क्लियर, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। वो कहती है कि बट दैट डजंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जैपनीज़। वो कहती है कि हाँ उसका स्पीच तो क्लियर है और 11 साल तक वो सुन सकती है, लेकिन इसके बावजूद भी इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो कैसे फ्रेंच और बहुत ही सुंदर तरीके से जैपनीज़ बोलना उसे आता है, वो ये कैसे वो सीख गई इसके बारे में वो नहीं बताती, मतलब वो समझ में नहीं आता है। एज फॉर म्यूजिक, हालांकि म्यूजिक के लिए वो बताती हैं, इट पोर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ हर बॉडी। कहती हैं कि उसके पूरे शरीर के एक एक अंग में म्यूजिक जो है वो बिल्कुल सीधे इंटर करता है। पोर का मतलब यहाँ पर इंटर करना, प्रवेश करना। इट टिंगल्स इन द स्किन। कहता है कि उसके स्किन में ये म्यूजिक जो है वो सीधा सीधा इंटर करता है। टिंगल्स का मतलब एक प्रकार से चुभना होता है ना, स्लाइट प्रिकिंग और स्टिंगिंग सेंसेशन, यानी एक सेंसेशन क्रिएट करता है उसको, एक प्रकार से म्यूजिक जो है उसके शरीर के अंग में एक प्रकार से चुभता है और उसको उसी के माध्यम से वो फील होता है। माई चिक बोन्स एंड इवन इन माई हेयर, मेरे चिक बोन्स में, मेरे पूरे शरीर में टिंगल करता है, मेरे चिक बोन्स में यानी गाल की हड्डियों में तक भी वो चला जाता है, और यहाँ तक कि मेरे बालों में भी म्यूजिक जो है वो उसके थ्रू होकर के मेरे माइंड में, मेरे शरीर में, मेरे दिमाग में वो चला जाता है। When she plays xylophone, वो कहती है कि जब वो जाइलोफोन बजाती है तो she can sense the sound passing up the stick into her fingertips। वो कहती है कि जब वो जाइलोफोन बजाती है तो वो सुन सकती है, किस चीज़ को सुन सकती है, उसका जो स्टिक है, जाइलोफोन को बजाने के लिए जो स्टिक होता है, उस स्टिक के थ्रू जो म्यूजिक है वो उसके फिंगर टिप्स में होते हुए उसके माइंड तक पहुंचती है, और फिंगर टिप से उसको मतलब पहले तो स्टिक से बजाती है तो स्टिक के थ्रू उसके फिंगर टिप्स में आता है और तब जाकर के उसको फील कर पाती है। बाय लर्निंग अगेंस्ट द ड्रम्स, अब कहता है कि जब हम लीनिंग अगेंस्ट द ड्रम्स, जब हम ड्रम्स को बजा रहे होते हैं तो ड्रम्स की ओर जब हम झुकते हैं तो सी कैन फील द रेजोनेंसेस फ्लोइंग इनटू हर बॉडी। और वो कहती है कि रेजोनेंसेस का मतलब इकोज ऑफ साउंड, यानी जब हम ड्रम बजा रहे होते हैं तो जब हम ड्रम की तरफ झुकते हैं तब ड्रम में से जो निकलने वाली आवाज़ होती है वो इसके शरीर के अंदर बिल्कुल प्रवेश करती है। और ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म सी रिमूव्स हर शूज सो दैट द वाइब्रेशंस पास थ्रू हर बेयर फीट एंड अप हर लेग्स। कहता है कि वो जब एक वुडन प्लेटफॉर्म पे जाती है बजाने के लिए, जो प्लेटफॉर्म लकड़ी का बना होता है, उस लकड़ी के स्टेज पे जब वो बन जाती है गाने के लिए तो या बजाने के लिए, तो उस समय वो अपने शूज़ को या चप्पल्स को उतार देती है, स्लीपर्स को, ताकि वो डायरेक्टली उसमें जो म्यूजिक बज रही होती है, उसके जो म्यूजिक है और वाइब्रेशंस है, उसको डायरेक्टली वो अपने नंगे पाँव से वो फील कर सके, अपने पैरों के माध्यम से उस साउंड को फील कर सके और उसको और अच्छे से बजा सके। कहता है नॉट सरप्राइजिंगली, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि एवलिन ने बहुत सारे अपने ऑडियंसेस को बहुत ही खुश कर दिया है, डिलाइट कर दिया है अपने ऑडियंसेस को। 1991 में सी वॉज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड। देखो ये एक अवार्ड है, रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटीज़ प्रेस्टिजियस सोलिस्ट ऑफ द ईयर, यानी उस साल का 1991 का सबसे बेस्ट और सबसे प्रेस्टिजियस सोलिस्ट का मतलब सिंगल परफॉर्मर जो होता है, तो फिलहार्मोनिक सोसाइटी, रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का जो बेस्ट सोलिस्ट था उस साल का, उसका अवार्ड इनको मिला था। उसके एक बहुत ही बेहतरीन और बड़े परक्यूशनिस्ट थे जेम्स ब्लेड्स। वो कहते हैं कि ईश्वर ने उससे उनकी सुनने की शक्ति छीन ली थी, लेकिन उसके बदले में उसे बहुत कुछ ऐसा दिया था जो कि बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी था, जो कि दूसरे लोगों के पास नहीं था। ठीक है, अब हम कहते हैं व्हाट वी हियर, जो हम लोग सुनते हैं, जो हम लोग हियर करते हैं ना, और एवलिन ग्लेनी उसको फील करती है, उसे महसूस करती है ना, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम सब में से शायद कहीं ज़्यादा गहराई से, कहीं ज़्यादा मजबूती के साथ वो उस चीज़ को फील कर पाती है जो हम लोग
के पास सब कुछ होते हुए नहीं कर पाते हैं। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूजिक सो ब्यूटिफुली, और यही कारण है कि वो म्यूजिक को इतनी सुंदरतापूर्वक, इतनी अच्छाई के साथ वो एक्सप्रेस कर पाती है। एवलिन कन्फेस करती है, एवलिन ये मानती है कि सी इज़ समथिंग ऑफ अ वर्काहोलिक। वो जो है कोई एक बहुत ही ज़्यादा वर्काहोलिक पर्सन है। वर्काहोलिक का मतलब क्या होता है बेटा? देखो, इनफॉर्मल वर्ड है जिसमें ए पर्सन फाइंड्स इट मोर डिफिकल्ट टू स्टॉप वर्किंग, यानी एक ऐसा व्यक्ति जो काम किए बगैर रह ही नहीं सकता है, उसे काम चाहिए, है ना। तो यहाँ क्या कहता है? वर्काहोलिक का मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो काम किए बगैर नहीं रह सकता, बिल्कुल उसको काम काम और काम, केवल और केवल काम चाहिए, है ना। वर्क के प्रति जो दीवाना होता है, बहुत ही ज़्यादा वर्क करने में बिलीव करता है, वो उसको वर्काहोलिक पर्सन कहते हैं। तो एवलिन कहती है कि वो एक वर्काहोलिक पर्सन थी, बहुत ज़्यादा मेहनती थी। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, उसे बस केवल और केवल काम चाहिए था। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियंस। अब हम लोग में कहते हैं ना कि जो म्यूजिशियंस होते हैं उसमें जो क्लासिकल म्यूजिशियंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत होती है, और कभी कभी ये उनसे भी ज़्यादा हार्ड वर्क किया करती थी। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, लेकिन इनको जो रिवार्ड्स मिला, यहाँ रिवार्ड्स का मतलब इनाम नहीं, इनको जो नाम मिला, फेम मिला, वो बहुत ही ज़्यादा बड़ा था, वो बहुत ज़्यादा इनको आगे बढ़ाया। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, यानी इनका जो रेगुलर कंसर्ट्स होता था, रेगुलर कार्यक्रम चलता था, एवलिन हमेशा प्रायोरिटी देती थी फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स, हॉस्पिटल्स, है ना, और ऑल्सो हाई प्रायोरिटी टू क्लासेस फॉर यंग म्यूजिशियंस। वो किसे प्रायोरिटी देती थी? अपने रेगुलर कंसर्ट से ज़्यादा उसको प्रिजन्स में, यानी जेलों में, हॉस्पिटल्स में, है ना, और छोटे छोटे बच्चों के लिए जो फ्री क्लासेस, फ्री म्यूजिक की जो क्लासेस होती थी, उसको भी वो बहुत ही ज़्यादा महत्व देती थी। तो इससे ये पता लगता है कि एवलिन ग्लेनी एक अच्छी ह्यूमन बीइंग भी थी। तो एन रिचलिन कौन है? ये बेथोवेन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रेन। देखो, एक बेथोवेन फंड होगा डीफ चिल्ड्रेन, बहरे बच्चों के लिए, उसकी सदस्य रही होगी या उसमें कुछ होगी एन रिचलिन। वो कहती हैं सी इज़ अ साइनिंग इंस्पिरेशन फॉर डीफ चिल्ड्रेन। वो एक चमकती हुई प्रेरणा है, वो एक साइनिंग इंस्पिरेशन है बहरे बच्चों के लिए। दे सी दैट देर इज़ अ नो वेयर दैट दे कैन नॉट गो। वो जो बहरे बच्चे होते हैं, जो सुन नहीं पाते हैं, जिनकी श्रवण शक्ति कमज़ोर हो जाती है, वो इस बात को महसूस कर पाते हैं। देख करके एवलिन ग्लेनी को ये समझ पाते हैं कि ऐसी कोई जगह नहीं, ऐसा कोई काम नहीं जहाँ पर वो नहीं जा सकते या फिर जो वो नहीं कर सकते। एवलिन ग्लेनी हैज़ ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज। कहता है कि एवलिन ग्लेनी ने ऑलरेडी उस सारी चीज़ों को अचीव कर लिया है जितना उसके एज के दोगुने एज वाले लोग भी अचीव नहीं कर पाते, यानी उससे डबल एज के लोग भी उस चीज़ को अचीव नहीं कर पाते हैं जितना एवलिन ग्लेनी ने ऑलरेडी अचीव कर लिया है। सी हैज़ ब्रॉट परक्यूशन, हाँ, वो परक्यूशनिस्ट थी, चूँकि मैंने बताया ना, परक्यूशनिस्ट कोई ऐसा यंत्र वगैरह जिसको आप बजाते हैं हाथों की मदद से। तो टू द फ्रंट ऑफ द ऑर्केस्ट्रा, कहता है उसने ऑर्केस्ट्रा से आगे लाया परक्यूशन को, यानी एक पर्टिकुलर या किसी भी तरीके के यंत्र वादन को उसने ऑर्केस्ट्रा से, ऑर्केस्ट्रा कहते हैं ग्रुप में जब आप बजाते हो किसी चीज़ को, तो ऑर्केस्ट्रा से आगे लेकर के आया परक्यूशन को, और एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग। और उसने ये साबित किया कि ये जो है परक्यूशन ये बहुत ही ज़्यादा चलायमान है, यानी ये बहुत ही चलन में आ सकता है, ये लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आ सकता है। सी हैज़ गिवन इंस्पिरेशन टू दोज हु आर हैंडीकैप्ड, और उसने उन लोगों को एक इंस्पिरेशन दिया जो कि हैंडीकैप्ड हैं, जो कि अपंग हैं, जो शरीर से लाचार हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रेरणा बनी वो। पीपल हु लुक टू हर एंड से, लोग जो उसे देखते हैं और कहते हैं इफ़ सी कैन डू इट आई कैन। लोग जो उसे देखते हैं वो बड़े प्रेरित होते हैं और कहते हैं कि अगर वो ऐसा कर सकती है तो मैं भी कर सकता हूँ। एंड नॉट द लीस्ट सी हैज़ गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस। और ये इतना ही नहीं, और बल्कि वो ये भी जोड़ती हैं, इतना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसने बहुत लाखों लोगों को उसने बहुत अधिक खुशियाँ दी हैं, जो कि उसके जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। तो यही था आपका लेसन एवलिन ग्लेनी। आप इसमें देखते हैं कि कैसे एवलिन ग्लेनी जो है एक डीफ लड़की है, बचपन में उसकी सुनने की शक्ति चली जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो म्यूज़िक को न सिर्फ सुनती है बल्कि उस म्यूज़िक को अपना एक
अपना एक पहचान बनाती है, उस म्यूजिक के थ्रू अपने जीवन की को एक नई ऊंचाई तक, एक बुलंदी तक वो पहुंचाती है जहां पर बहुत सारे सक्षम लोग भी नहीं पहुंचा पाते। ये एक अपंग लड़की जिसको सुनने की शक्ति खत्म हो जाती है, वो अपने जीवन को कैसे आगे बढ़ाती है, न सिर्फ आगे बढ़ाती है बल्कि एक मजबूती के साथ वो लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनती है। तो यही था आपका एक चैप्टर। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर अगर कहीं कोई प्रॉब्लम रहा होगा तो आप मुझसे कंसल्ट करेंगे, पूछेंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर 7050827800 पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और फिर इस चैनल को ज़रा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी करते रहिए, ताकि हम लोग आपके लिए और सारा वीडियोज़ भी डालते रहें। और चलिए, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।